जीवमजीवं दव्वं जिनवर बस हेण जेणे ढेठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्वदा सिरसा। नमो जिणाणु। मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी आप सभी समादरणीय सुधी दर्शकों का आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मित्रों, विश्व के साहित्य एवं संस्कृति का अभिन्न संबंध भाषा से रहा है। प्रत्येक राष्ट्र में युग युगांतरों से भाषा एवं बोलियों का प्रवाह सतत गतिशील है। हालांकि बोली एवं भाषा में सदा से अंतर रहा है। मूल में दोनों बोलियां हैं। जब बोली साहित्य में रूढ़ हो जाती है तो वही भाषा कहलाने लगती है। प्राकृत शब्द का ही अर्थ है स्वाभाविक, क्योंकि जनबोली स्वाभाविक होती है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती। प्राकृतों की इसी परंपरा में जनबोली का विकास होता रहा, जिसे लोक भाषा कहा गया, और इसी विकसित अवस्था को अपभ्रंश नाम दिया गया। हमारे महान आचार्यों ने प्राकृत एवं अपभ्रंश में विभिन्न विषयों पर अनेक पांडुलिपियों का सृजन किया, जो कि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पांडुलिपियों की प्रशस्तियों में उल्लिखित भारत के इतिहास में छिपे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यदि उन्हें उद्घाटित कर दिया जाए तो भारतीय इतिहास के लेखन को एक नई दिशा मिल सकती है। आज हम इस श्रृंखला में, व्याख्यान श्रृंखला में, इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जटिल अक्षरों में लिखित इन पांडुलिपियों के पढ़ने में, इनकी प्रतिलिपि तैयार करने में एवं विभिन्न प्रतिलिपियों से इनका मिलान करके इनका संपादन करना कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई सरल कार्य नहीं। ये एक बहुत बड़ी साधना है, जिसे जो करता है वो ही समझ सकता है। कुछ ही ऐसे विद्वान हैं जो इस प्रकार के जटिल कार्य करने में संलग्न इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि इन पांडुलिपियों के जो ज्ञान विज्ञान का जो अक्षय भंडार छिपा हुआ है उसको वो प्रकाश में ला सके। आजीवन इन्हीं पांडुलिपियों के संपादन, संरक्षण, संवर्धन में काम करने वाले प्राकृत पुरुष के रूप में सुविख्यात, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय प्रोफेसर राजा राम जी जैन जी का हम आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपने मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत HD जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय आरा में संस्कृत एवं प्राकृत विभागाध्यक्ष के रूप में दीर्घकालीन सेवाएं प्रदान की हैं। आज 90 वर्ष की आयु से ज्यादा हो जाने के बाद भी आप अनवरत रूप से जिनवाणी की सेवा में संलग्न हैं। इसी साधना में आपका साथ देने वाली आपकी सहधर्मिणी आदरणीय प्रोफेसर विद्यावती जी जैन जी का भी हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की व्याख्यान श्रृंखला का विषय है प्राकृत एवं अपभ्रंश पांडुलिपियों का महत्व। हालांकि आपने अनेक पांडुलिपियों का संपादन कार्य किया है, लेकिन विशेषकर आपको अपभ्रंश के रैथु कवि के साहित्य को सामने लाने का विशेष श्रेय प्राप्त है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने दीर्घकालीन कार्य के अनुभवों को हमसे साझा करें एवं अपने व्याख्यान द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। देखो मेरे जिज्ञासु भाई, मैं पुराने जमाने का हूँ, मगर पुराने विचारों का नहीं। मेरा जो संग्रह है वो भी पुराना है, बल्कि बहुत ही पुराना।
तो यह बैकग्राउंड देखकर घबराना नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह भी पुराना है, मगर अब उसे आधुनिक रंग चाहिए, और वह कैसे होगा इसी की चर्चा होने वाली है। वैसे मेरी उम्र तो 91 के पार है, मगर काम करने की लालसा आज भी 60 साल पहले जैसी ही है। मैं थोड़ा देखकर पढ़ूंगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा विषय है पांडुलिपियाँ और उनका महत्व। पांडुलिपियाँ किसी भी समाज एवं देश की अमूल्य धरोहर मानी गई हैं, क्योंकि वे उनके पूर्वजों द्वारा अनुभूत ज्ञान गरिमा की प्रतीक तथा स्वाध्याय, पठन पाठन, मनन एवं चिंतन की प्रवृत्ति, मानसिक एकाग्रता, आध्यात्मिक उत्थान, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक उन्नयन, कलात्मक अभिरुचि और साहित्य प्रतिभा आदि के परिचायक होती हैं। यही नहीं, उनके आदि एवं अंत में उपलब्ध प्रशस्तियों एवं पुष्पिकाओं, पूर्ववर्ती अथवा समकालीन इतिहास, संस्कृति, समाज एवं साहित्य आदि के उल्लेखों के कारण देश एवं समाज के विविध पक्षीय इतिहास के लेखन तथा राष्ट्रीय अखंडता एवं भावात्मक एकता को ठोस बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अतिरिक्त भी उनमें लेखन सामग्री में प्रयुक्त विविध उपकरण, लिपि की विविध शैलियाँ, चित्रकला तथा उनके कलात्मक अभिरुचि की अभिव्यक्ति तथा उसके विकास की दृष्टि से भी उनका विशेष महत्व है। जैन परंपरा में जिनवाणी को सुरक्षित रखने का मूल आधार होने के कारण पांडुलिपियों को पूज्यता, श्रद्धा तथा विशेष आदर भाव मिलता रहा है। उन्हें अपनी पवित्र धरोहर मानकर जैनों ने न केवल अपने 3 दैनिक आराध्यों, देव, शास्त्र एवं गुरु में से शास्त्रों को भी समान रूप से पूज्य मानकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ से ही अनेक प्रयत्न तो किए ही, साथ ही जैनेतर अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों को भी सुरक्षित रखा है। पांडुलिपि उसकी आवश्यकता एवं प्रादुर्भाव। प्राकृतिक विपदाओं तथा अन्य सांसारिक जटिल समस्याओं के कारण उत्पन्न मानसिक अस्थिरता, उनमें विस्मृति के उत्पन्न होने की आशंका से कंठ परंपरा द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता का जब अनुभव किया गया, तब उसे जिन सहज उपकरणों का पर लिपिबद्ध किया गया उसे पांडुलिपि नाम से अभिहित किया गया। इस पांडुलिपि शब्द में 2 पदों का मेल है, पांडु एवं लिपि, जिसका अर्थ है पांडुर वर्ण वाले आधार अथवा उपकरण पर किसी विशेष अथवा किसी तरल पदार्थ से अथवा किसी विशेष कठोर नुकीले उपकरण से किन्हीं मान्य संकेतों के द्वारा अपेक्षित ज्ञान को चित्रित अथवा उत्कीर्णित कर उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार भारत में पांडुलिपियों का प्रादुर्भाव हुआ। गवेषकों के अनुसार इसका काल अनुमानतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास माना गया है। पांडुलिपियों के उपकरण। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पांडु अथवा पांडुर वर्ण वाला प्रारंभिक आधार क्या रहा होगा। इस विषय पर क्या क्या गवेषणाएं हुई उनकी जानकारी तो नहीं मिल सकी, किंतु हमारी दृष्टि से
पांडुलिपि तैयार करने का प्रारंभिक भारतीय आधार पाषाण था। तत्पश्चात उसके विकास की परंपरा चलती रही और भोजपत्र, ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, काष्ठ पट्टिका, चमड़ा, ईंट, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा और लोहा तथा उनके मिश्रण से निर्मित उपकरण आदि परंपरा प्राप्त आगम शास्त्रों तथा ज्ञान विज्ञान तथा इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक विचारों को लिपिबद्ध करने में साधन बने। उक्त साधन सामग्री को से माना जाए, इसके समाधान में केवल यही कहा जा सकता है कि तत्कालीन सहज उपलब्ध प्राकृतिक पांडुरवर्ण वस्तु पर अंकित आधार सामग्री को पांडुलिपि कहा जाए। भले ही वह पत्थर की हो अथवा पेड़ों की छाल की। उस समय उसका पांडुलिपि के रूप में जो नामकरण हुआ वह ऐसा रूढ़ होता चला गया कि उक्त सभी को पांडुलिपि कहलाती ही रही। वर्तमान में प्रेस में छपने के लिए दी जाने वाली प्रेस कॉपी भी पांडुलिपि कही जाने लगी। जैन परंपरा में लेखन कार्य हेतु पूर्वोक्त आधारभूत सामग्रियों में से चमड़ा, ईंट, कांसा और लोहा छोड़कर अल्पाधिक मात्रा में प्रायः उक्त समस्त सामग्रियों का उपयोग किया गया है। उन उपकरणों के उल्लेख प्राचीन जैन ग्रंथों में एक साथ एक ही स्थान पर नहीं मिलते, किंतु प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक रूप से यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। उनमें इन तथ्यों की स्थिति लगभग वैसी ही है जिस प्रकार समुद्र तल में छिपे मोतियों अथवा नदी तटों की बालू में बिखरे हुए सरसब बीजों की। फिर भी इन सामग्रियों की खोज जितनी कठिन है उतनी ही रोचक एवं मनोरंजक भी। इस दिशा में अभी तक एक बद्ध खोजपूर्ण विस्तृत कार्य नहीं हो सका है, जबकि जैन पांडुलिपियों के गौरवशाली महत्व को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने की महती आवश्यकता है। यह परम गौरव का विषय है कि पांडुर वर्ण के पाषाण पर उत्कीर्ण एक जैन शिलालेख भारतीय इतिहास की संभवतः सर्वप्रथम लिखित पांडुलिपि है, जो भगवान महावीर के परिनिर्वाण के 84 वर्ष बाद अर्थात वीर निर्वाण संवत 84 अथवा ईसा पूर्व 443 में उन्हीं की स्मृति में तत्कालीन लोक भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण कराया गया था। इस प्रकार आधार सामग्री, लिपि शैली एवं वीर निर्माण संबंध के स्पष्ट उल्लेख होने के कारण यह लेख न केवल जैन समाज के लिए गौरव का विषय है, अपितु भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व का एक महत्वपूर्ण भी। यह शिलालेख अजमेर के पास बडली ग्राम में मिला है। काल के प्रभाव से वह कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, फिर भी महामान्य पुरातत्ववेत्ता तथा प्राच्य लिपि विद्या के महापंडित पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सावधानी पूर्वक पढ़कर भारत का प्राचीनतम अभिलेख बतलाया है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के हाथी गुम्फा शिलालेख में चर्चा आती है कि सम्राट खारवेल 9 वर्ष की आयु में युवराज पद प्राप्त करने से पूर्व लेख, रूप, गणना एवं व्यवहार विधि में विशारद अर्थात पंडित हो गया था। इससे यह विदित होता है कि लेखन की परंपरा खारवेल के समय तक श्रमण संस्कृति में पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। ईसा पूर्व की सदियों में लेखनोपकरण के प्रयोग। पांडुलिपि तैयार करने संबंधी अन्य उपकरणों में पाषाण के बाद भोजपत्र, ताड़पत्र एवं कागज का महत्वपूर्ण स्थान है।
भारत में कागज के निर्माण की सर्वप्रथम सूचना यूनानी स्रोतों से मिलती है। सम्राट सिकंदर के सेनापति नियारकस ईसा पूर्व 320 वर्ष में लिखा है कि भारतीय प्रजा रुई तथा चिथड़ों को कूट पीस कर कागज बनाती है। यूनान के राजदूत के रूप में आए मेगास्थनीज ईसा पूर्व 350 में उसका समर्थन किया है। इससे विदित होता है कि ईसा पूर्व की 3री-4वीं सदी में भारत में कागज का आविष्कार हो गया था और उसी समय कागज तथा भोजपत्र दोनों का ही प्रयोग होने लगा था, किंतु उसका उपयोग किसने किस प्रकार किया इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। आज ईसा पूर्व की कागज तथा भोजपत्र की कोई पांडुलिपि उपलब्ध भी नहीं है। इसका कारण संभवतः यही रहा होगा कि वे दोनों ही सड़ने गलने वाले पदार्थ थे, अतः बहुत संभव है कि वे नष्ट हो चुकी हों। ईसा पूर्व के प्रारंभिक वर्षों में संभवतः भोजपत्र पर पांडुलिपि लिखी जाती रही। उन पर लिखित बौद्धों एवं वैदिक की कुछ प्राचीन पांडुलिपियाँ भी उपलब्ध होती हैं, किंतु जैनियों की नहीं। हिमवंत थेरावली के एक उल्लेख के अनुसार सम्राट खारवेल के पास भोजपत्र पर लिखित एक जैन पोथी थी। यद्यपि मुनि पुण्यविजय जी ने उक्त उल्लेख को केवल कल्पनाधारी ही बतलाया है। भोजपत्र की कुछ पांडुलिपियाँ पूना, लाहौर, कलकत्ता, तिब्बत, लंदन, ऑक्सफोर्ड, वियना व बर्लिन के ग्रंथगारों में सुरक्षित है, किंतु प्रोफेसर SM कात्रे के अनुसार वे 15वीं सदी ईस्वी के पूर्व की नहीं हैं। वर्तमान में भारत में जो भी ताड़पत्री पांडुलिपियाँ मिलती हैं वे 10वीं-11वीं सदी के पूर्व की नहीं हैं। इसके पूर्व की पांडुलिपियाँ या तो नष्ट हो गईं अथवा उनका संभव है कि विदेशों में ले जाई गई होंगी। अर्धमागधी आगम के ही राजप्रश्नीय सूत्र में ताड़पत्री पांडुलिपि की संरचना के विषय में सुंदर वर्णन मिलता है। उसके अनुसार सूर्याभदेव के व्यवसाय अर्थात ऊपर नीचे की ओर लगी हुई लकड़ी की पट्टी हृष्ट नाम के रत्नों से जटित थी, जो तप्त स्वर्ण से बने डोरे, विविध मणि जटित ग्रंथि, वैडूर्य मणि द्वारा निर्मित लिप्यासन अर्थात दबात, हृष्ट नामक रत्न द्वारा निर्मित उसका ढक्कन, शुद्ध स्वर्ण निर्मित श्रृंखला, हृष्ट रत्न द्वारा निर्मित स्याही, वज्र रत्न द्वारा निर्मित लेखनी और हृष्ट रत्न में अक्षरों द्वारा लिखित धर्मलेख से युक्त थी। इस वर्णन में अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में इसी प्रकार की रत्न जटित कुछ करगली अमूल्य पांडुलिपियाँ जैन शास्त्र भंडारों में एवं जैनेतर पांडुलिपियों में जैनेतर शास्त्र भंडारों में सुरक्षित है। ताड़पत्र की प्रतियाँ आकृति में छोटी बड़ी सभी प्रकार की मिलती हैं। उसकी सबसे लंबी प्रति दिगंबराचार्य प्रभाचंद्र कृत प्रमेय कमल मार्तंड की है, जो जैन न्याय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है। वह 27 इंच लंबी है, जो पाटन गुजरात के जैन श्वेतांबर शास्त्र भंडार में सुरक्षित है। कागज की पांडुलिपियाँ कुमारपाल प्रबंध जिन मंडन गणी द्वारा रचित विक्रम संवत 1492 में
एक उल्लेख मिलता है कि एक बार चालुक्य नरेश कुमार पाल अपने जैन ज्ञान भंडार में गया तो उसने देखा कि उसके लिपिकार कागज के पत्रों पर प्रतिलिपियां तैयार कर रहे हैं। तब उसने पूछा कि कागज पर लेखन कार्य क्यों किया जा रहा है, तो लिपिकारों ने इसका उदाहरण ताड़ पत्रों की कमी बतलाया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 12वीं-13वीं सदी में ताड़ पत्रों की उपलब्धि में कठिनाई होने लगी थी, अतः पांडुलिपियाँ कागज पर लिखी जाने लगी थीं। कागज की ऐसी पांडुलिपियाँ उत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। पांडुलिपियों के अध्ययन में मुझे भी लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उनकी खोज, प्रतिलिपि कार्य, अध्ययन, संपादन, अनुवाद, समीक्षा कार्य घोर धैर्य साध्य, समय साध्य, कष्ट साध्य एवं व्यय साध्य होने के साथ गुफागृह में बंद रहकर ही एकाग्र मन से संपादन आदि कार्य करने की प्रेरणा देता है। यही भी अनुभव किया कि मध्यकालीन प्राचीन पांडुलिपियों के न्यायपूर्ण अध्ययन के लिए विभिन्न सदियों के अनुसार लिपि वैशिष्ट का ज्ञान तो आवश्यक है ही। प्राच्य भारतीय संस्कृति, तत्समकालीन राजनैतिक और सामाजिक इतिहास, लोक संस्कृति एवं भाषा विज्ञान तथा तिथि का समुचित ज्ञान भी अत्यावश्यक है, क्योंकि मध्यकालीन विशेष रूप से अपभ्रंश पांडुलिपियों के आदि और अंत में विस्तृत प्रशस्तियों का अंकन किया गया है, जिनमें कवियों के स्वात्म परिचय के साथ साथ उन्होंने पूर्ववर्ती एवं समकालीन साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं लोक जीवन संबंधी संदर्भ सामग्री भी अंकित की है, जिसके तुलनात्मक अध्ययन से लुप्त, विलुप्त, अनुपलब्ध एवं ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य सम्राट तोमर, चौहान एवं अन्य मुस्लिम नरेशों के कार्यकलापों एवं उनके समय की अनेक ऐसी घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है जो वर्तमान कालीन इतिहास ग्रंथों में अनुपलब्ध है। इसकी विस्तृत चर्चा मैंने अपने शोध प्रबंध तथा समय समय पर लिखित अन्य स्वतंत्र निबंधों में भी की है, जिसकी साहित्यिक जगत में प्रशंसा भी हुई है। महाकवि रैदू की पांडुलिपियों में उपलब्ध प्रशस्तियों में उल्लिखित उनकी स्वरचित रचनाओं की सूची में से कुछ पांडुलिपियाँ अभी तक अनुपलब्ध हैं। उनकी श्रीबाल चरिऊ की प्राचीन एवं प्राणिक पांडुलिपि न मिल पाने से उसके लिए मैं अत्यंत व्यग्र एवं चिंतित था, किंतु इसे सुखद संयोगी कहा जाएगा कि कुछ वर्ष पूर्व मगध विश्वविद्यालय के हमारे एक प्रोफेसर मित्र, जो पेरिस फ्रांस के विश्वविद्यालय में अपने शोध भाषण हमारा प्रस्तुत करने के लिए गए तथा वहाँ की प्रोफेसर महिला ने उनसे मेरा पता पूछा। उसका कारण था कि उस विदुषी महिला ने महाकवि रैदू कृत अणथमेव कहा पर लिखित मेरा एक निबंध कहीं से उपलब्ध कर सन 1964 के आसपास पढ़ा था। उससे प्रभावित होकर मेरी खोज में थी। महाकवि रैदू कृत श्रीबाल चरिऊ की एक पांडुलिपि उन्हें पेरिस में उसी प्राच्य शास्त्र भंडार में उपलब्ध हुई थी और वह उसे मेरे लिए भेंट स्वरूप भेजना चाहती थी। मेरे उक्त मित्र के द्वारा उक्त पांडुलिपि की जीरोक्स कॉपी के साथ उन्होंने मेरे लिए अत्यंत भावुक पत्र भेजकर आरा बिहार में आकर मुझसे मिलने की इच्छा भी व्यक्त की थी। इस प्रसंग में मुझे यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि रैदू साहित्य की तथा अन्य अनेक लेखकों की भारत में और अनुपलब्ध कुछ पांडुलिपियाँ विदेश में भी यत्र तत्र सुरक्षित हैं।
तात्पर्य यह है कि सहस्रों जैन पांडुलिपियाँ विदेशों के कोने कोने में पहुंचकर वहाँ सुरक्षित अथवा असुरक्षित रूप में पड़ी हुई हैं। हमें निरंतर यह विचार करना चाहिए कि वे हमारे आचार्यों के समुन्नत चिंतन, प्रौढ़ लेखन, सशक्त भाषा, विचार एवं सहज शैली के प्रकाशक एवं समकालीन लोक भाषाओं को साहित्यिक सामर्थ्य प्रदान करने वाले अनुपम उदाहरण हैं। हमारी श्रवण संस्कृति के चिरंतन विकास और विश्व साहित्य की समृद्धि के वे स्वर्णिम अध्याय हैं। उन्हें अपने बहुमूल्य धरोहर समझकर इस समय उनकी उपलब्धि एवं जीर्णोद्धार के लिए सामाजिक प्रयत्न होना अत्यावश्यक है। वैसे कुछ महत्वपूर्ण जैन पांडुलिपियाँ, हमारी जो सहस्र पांडुलिपियाँ नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं अथवा जो 7 समुद्र पार विदेशों अथवा हिमालय को लांघ कर चीन, मलय, मंगोलिया, तिब्बत आदि देशों में ले जा चुकी हैं, वे तो अब अपने अपने भाग पर जीवित रहने या मृत हो जाने के लिए विवश हैं। किंतु अभी लाखों की संख्या में जो पांडुलिपियाँ भारत में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश का वैज्ञानिक सूचीकरण भी नहीं हो पाया है। उनके मूल्यांकन एवं प्रकाशन की बात को तो अभी योजनों दूर है। इस कारण इतिहास के कुछ पक्ष अभी तक अविकसित अथवा भ्रमित पड़े हुए हैं। इधर कुछ स्थानों में सूचीकरण के प्रसंगों में कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ भी प्रकाश में आई हैं जो शोधार्थियों के लिए नया प्रकाश देने में समर्थ हैं। इनमें से एक पांडुलिपि है श्रावक निर्मल दास कृत भाषा पंचाख्यान, जिसमें 2000 पद्य हैं। इसकी आदि प्रशस्ति में उसे पंचतंत्र तथा अंत प्रशस्ति में पंचाख्यान भाषा कहा गया है और यह बतलाया गया है कि जो व्यक्ति इस पंचाख्यान ग्रंथ का अध्ययन करेगा वह राजनीति में निपुण हो जाएगा। यथा सुनो सुनो सकल सुनो सुनो सकल नर सहाय मिल भविक सब, तुम्हारे प्रसाद से उच्चरों पंचतंत्र की कथाएं। पंचाख्यान कहे प्रकट ज्यों जाने पर कोई, राजनीति में निपुण हुए पृथ्वीपति सो होए। उसकी अंत प्रशस्ति का अंश है ये। इसका प्रतिलिपि काल विक्रम संवत 1754 अर्थात 1697 ईस्वी है। अतः श्रावक निर्मल दास द्वारा रचना का यह रचना काल इसके पूर्व का सिद्ध होता है। फारसी में जैन साहित्य फारसी में जैन साहित्य यह तो सर्वविदित ही है कि जैनियों ने अपने व्यवहारिक सूझबूझ, वाणिज्य कौशल, सार्वजनिक कार्यों के लिए दान देने में उदारता, लेखन चातुर्य, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता तथा शुद्धाचरण से अनेक हिंदू एवं मुस्लिम शासकों को प्रभावित किया है। इसकी सूचनाएं मध्यकालीन जैन पांडुलिपियों की प्रशस्तियों तथा आईन अकबरी, जहांगीरनामा,
शाहजहांनामा तथा अन्य अनेक शाही फरमानों से श्रद्धा समन्वित सम्मान प्राप्त होता रहता है। समय समय पर मुस्लिम बादशाहों की ओर से उन्हें खुशफहम, नादिरत जमा, जहांगीर पसंद, महोपाध्याय जैसी उपाधियों से भी विभूषित किया गया। इस प्रकार के सम्मान प्राप्त साधकों में ही आचार्य विजय सूरी, भानुचंद्र सिद्धचंद्र गणी, विजय सेन सूरी, उपाध्याय जय सोम, साधु कीर्ति, दया कुशल एवं महाकवि बनारसी दास आदि के नाम अग्रगण्य हैं। भानुचंद्र सिद्धचंद्र ने अकबर एवं जहांगीर के विनम्र आवेदन पर फारसी सीखी तथा अनेक जैन कृतियों का फारसी में अनुवाद भी किया था, जिनमें भक्तामर स्तोत्र वृत्ति एवं आदित्य सहस्रनाम स्तोत्र एवं कुछ कथाएं आदि प्रमुख हैं। सम्राट अकबर उसका समय समय पर उनसे सस्वर पाठ सुना करता था। जैन साधुओं के अनुरोध पर इन मुस्लिम शासकों ने जैन मंदिरों को ध्वस्त न करने, पर्यूषण में प्राणी हत्या तथा मांसाहार न करने तथा जजिया कर माफ़ कर देने के लिए शाही फरमान भी जारी किया था। कुछ समय पूर्व गुजरात में एक शास्त्र भंडार में एक लघु पांडुलिपि भी मिली है, जिसमें फारसी लिपि में तीर्थंकर ऋषभदेव का स्तवन किया गया है। उसके लेखक हैं पंडित उदय समुद्र। इस पांडुलिपि पर लेखन काल अंकित नहीं है, किंतु लिपि शैली उसका कागज आदि देसी अपभ्रंश शब्दों का मिश्रण मिलता है। उससे 5वें पद्य का मूल पाठ इस प्रकार है। मोहम्मद मालिम मंतरा इब्राहिम इथपुर ईह तुरा कुता बिया में दे मुकल फरमाऊं। तुलना कीजिए, बुद्धस्तमेव व्यवधार्चित बुद्धिबोधात तुम शंकरो से विभुनत्र शंकरत्वात् आदि आदि। ये भक्तामर स्तोत्र का अंश है। उक्त पांडुलिपि में उसकी संस्कृत टीका भी दी गई है, जिसमें उसका पद का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वह निम्न प्रकार है। तुम मोहम्मदो विष्णु विष्णु, इब्राहिमो ब्रह्मा, रहमानो महेश्वर त्वमेव, अथ रह त्यागेति चौरादिको वैकल्पेन तो धातु। इस प्रकार से काफ़ी मैंने तैयार किया है, लेकिन अगर अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो समय काफ़ी लग जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा विस्मृत साहित्य अपभ्रंश के आद्य महाकवि स्वयंभू कृत जैन महाभारत का आद्य अपभ्रंश ऋक्षणेमिचर्यु दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जब छपना प्रारंभ हुआ, उसकी प्रशस्ति में कवि ने अपने पूर्ववर्ती संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के लगभग 70 ऐसे जैन और जैनेतर महाकवियों के नाम उल्लेख किए हैं, जिनमें से अधिकांश विस्मृति के गर्भ में जा चुके हैं। राजा भोज के राज्यकाल में 11वीं सदी के कुंदकुंदान भाई कवि नयनंदी ने वहाँ के जनवर विहार में बैठकर अपने अन्य ग्रंथों के साथ ही 58 संधि वाला अपभ्रंश का महाकाव्य शैल विहाण कब्ब लिखा था। उसकी मध्य की 16 संधियों अर्थात 15 से लेकर 32 की संधि तक का अंश नष्ट हो जाने के कारण वह ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया है।
इसकी प्रशस्ति में पूर्ववर्ती 33 कवियों के नाम उल्लेख हैं, किंतु उनमें से अधिकांश के नाम उनके ग्रंथ विस्मृत हो चुके हैं। इसी प्रकार महाकवि बीर 10वीं शताब्दी, श्रीचंद 10वीं सदी, विभु श्रीधर 13वीं सदी, धवल जिन्होंने 122 संधियों में हरिवंश पुराण की रचना की 11वीं सदी, गणि देवसेन 12वीं सदी, कवि देवचंद्र 12वीं सदी, अमर कीर्ति 13वीं सदी, लाघु अथवा लक्ष्मण 13वीं सदी, महाकवि सिद्ध 13वीं सदी, धनपाद 15वीं सदी, भट्टारक श्रुतकीर्ति 16वीं सदी, कवि महेंदु या महाचंद 16वीं सदी, पंडित भगवती दास 17वीं सदी आदि सिद्धहस्त कवियों ने भी अपने अपनी रचनाओं में ऐसे दर्जनों पूर्ववर्ती ग्रंथकारों एवं ग्रंथों के नाम उल्लेख किए हैं जो आज विस्मृति के गर्भ में जा चुके हैं। कौन करेगा इन गौरव ग्रंथों की खोज? भारत का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास तब तक अधूरा रहेगा जब तक इन ग्रंथकारों एवं उनके साहित्य की खोज कर उनका बहुआयामी मूल्यांकन नहीं किया जा सका। अपभ्रंश पांडुलिपियों में वर्णित कुछ रोचक तथ्य। एक तो सबसे पहला है समस्या पूर्ति परंपरा। अपभ्रंश साहित्य के समस्या पूर्ति के रूप में कुछ गाथाएं उपलब्ध होती हैं। इनके प्रयोग राज दरबारों या सामान्य कक्षों में होते थे। इनका रूप प्रायः वही था जो आजकल के इंटरव्यू का है। व्यक्ति के बाह्य परीक्षण के तो अनेक माध्यम थे, किंतु चतुराई, प्रतिभा, आशु कवित्व, प्रत्युत्पन्न मतित्व आदि के परीक्षणार्थ समस्या पूर्ति की पद्धति प्रचलित थी। समस्या पूर्ति की पद्धतियों से व्यक्ति के स्वभाव, विचारधारा, उसकी कुलीनता, परिवेश एवं घरेलू वातावरण का भी सहज अनुमान हो जाता था। महाकवि रैदू की श्री श्री बाल चरिऊ अपभ्रंश प्रकाशित रचना है। ये भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुकी है। मैं एक प्रसंग के अनुसार कोंकण पट्टन नरेश यशो राशि की 1600 राजकुमारियों में से 8 हठीली और गर्वीली राजकुमारियों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ऐसे व्यक्ति के साथ अपना विवाह करेंगी जो उनकी समस्याओं की पूर्ति गाथा छंद से करेगा। उनकी यह भी शर्त थी कि जो प्रतियोगी उनका उत्तर नहीं दे सकेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। फलस्वरूप हीन बुद्धि व्यक्तियों ने तो उसमें भाग लेने का साहस ही नहीं किया और जो भी प्रतियोगी अपनी हेठ ही बांधकर भाग लेने आए उन्हें हार कर सूली पर चढ़ना पड़ा। राजा श्रीपाल जब यह सुनता है तब वह भी अपना भाग आजमाने के लिए चल पड़ता है। राज दरबार में राजकुमारी स्वर्ण देवी सर्वप्रथम उससे जिन समस्याओं की पूर्ति के लिए कहती है उनमें से 2 के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। समस्या गौ पे खंत सब्बो। उसकी पूर्ति में कहा गया है, जो मन विद्या संपेय है
कि जय किंपिण गब्बू जम रुठई अनठी एहु जगू गौ पे खंतहु सब्बू। अर्थात यौवन, विद्या एवं संपत्ति पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जब यमराज रूठ जाता है तो सब कुछ देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। दूसरी समस्या थी पुण्य लब्भौ एहु, उसकी पूर्ति हुई। विद्या जोगमण रूप धन परिण कैहु बल्लह जन मेला बहु पुण्य लब्भौ एहु। अर्थात संसार में विद्या, यौवन, सौंदर्य, धन, परिजनों का स्नेह एवं प्रियजनों का संयोग पुण्य से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार की समस्या पूर्ति में पौराणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, लौकिक सभी प्रकार के प्रसंग रहते थे। श्रीपाल अपने शिक्षा काल में गुरु चरणों में बैठकर सभी विद्याओं में पारंगत हो चुका था, अतः राज दरबार की इस अंतर्वीक्षा अर्थात इंटरव्यू में वह उत्तीर्ण हो गया और उन हठीली सभी गर्वीली राजकुमारियों को उसने जीत लिया और विवाह कर लिया। समाज में कवियों एवं लेखकों के लिए आश्रय दान। जैन साहित्य के निर्माण का अधिकांश श्रेय श्रेष्ठियों, राजाओं अथवा सामंतों को है। मध्यकालीन श्रेष्ठी वर्ग एवं सामंत राज्य के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के प्रमुख कारण होने से राज्य में सम्मानित एवं प्रभावशाली स्थान बनाए हुए थे। समय समय पर उन्होंने साहित्यकारों को प्रेरणाएं एवं आश्रय देकर साहित्य लेखन के लिए बड़ी सेवाएं दी हैं। इन आश्रयदाताओं की अभिरुचि बड़ी सात्विक एवं परिष्कृत पाई जाती है। भौतिक समृद्धियों एवं भोग विलास के ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में रहकर भी वे धर्म, समाज, राष्ट्र, साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को विस्मृत नहीं करते थे। महामात्य भरत, उनके पुत्र नन्न, साहू खेम सिंह एवं कमल सिंह संघ भी प्रभृति आश्रयदाता इसी कोटि के हैं। एवं 63 पुरुष गुणालंकारों जैसे शीर्षस्थ काव्यों के प्रणेता महाकवि पुष्पदंत अभिमान मेरु, अभिमान चिन्ह, काव्य पिशाच जैसे गर्वीले और अद्भुत विशेषणों से विभूषित थे। उनकी ज्ञान गरिमा की अतिशयता को देखते हुए सचमुच उनके ये विशेषण सार्थक प्रतीत होते हैं। उनका साहित्यिक अभिमान एवं स्वाभिमान विश्व वाङ्मय के इतिहास में अनुपम है। किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर उस बाघ विभूति ने तत्काल ही अपना राजसी निवास त्याग दिया और जंगल में डेरा डाल लिया था। तब यहाँ अम्मई एवं इंद्र नामक संवेदनशील पुरुषों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, गिरी कंदराओं में घास खाकर रह जाना अच्छा, किंतु दुर्जनों की टेढ़ी मेढ़ी भौहें सहना अच्छा नहीं। माता की कोख से जन्मते ही मर जाना अच्छा, किंतु किसी राजा के
भ्रू कुंचित नेत्र देखना और उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं, क्योंकि राजलक्ष्मी डुलते हुए चमरों की हवा से सारे गुणों को उड़ा देती है, अभिषेक के जल से सारे गुणों को धो डालती है, विवेकहीन बना देती है और स्वयं गर्भ से फूली रहती है। इसलिए मैंने इस वन में शरण ली है। आचार्य पुष्पदंत ने कहा कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तृतीय के महामंत्री भरत कवि पुष्पदंत के आग्नेय स्वभाव के को जानता था, फिर भी उन्हें विनती करके अपने घर ले आया और सभी प्रकार का सम्मान आश्वासन देकर साहित्य रचना के लिए उन्हें प्रेरित किया था। तो 60 महापुरुष गुणालंकारों के प्रथम भाग की समाप्ति के बाद कवि पुनः सहसा खिन्न हो उठा और भरत ने पुनः कवि से निवेदन किया कि हे महाकवि, आप खिन्न क्यों हैं? क्या काव्य रचना में मन नहीं करता अथवा मुझसे कोई अपराध बन पड़ा है? या अन्य कोई कारण? हे कविवर, आपकी जिह्वा पर तो सरस्वती का निवास है। भरत के द्वारा मृदुगीत भाषण एवं विनयशील स्वभाव के द्वारा फक्कड़ एवं अक्खड़ महाकवि प्रभावित हुआ और उसने बड़ी ही आत्मीयता के साथ भरत से कहा, हे भाई, मैं धन को तिनके के समान गिनता हूँ, उसे नहीं लेता। मैं तो केवल अकारण ही प्रेम का भूखा हूँ और इसी कारण से तुम्हारे राजमहल में रुका हुआ हूँ। इतना ही नहीं, कवि ने पुनः उसके विषय में लिखा है, भरत स्वयं संत जनों की तरह सात्विक जीवन व्यतीत करता है, वह विद्या व्यसनी है, उसका निवास स्थान संगीत, काव्य और गोष्ठियों का केंद्र बन गया है। उसके यहाँ अनेक लिपिक ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ किया करते हैं। उसके घर में लक्ष्मी और सरस्वती का अपूर्व समन्वय है। कमल सिंह संघवी गोपाचल के तोमरवंशी राजा डूंगर सिंह का महामात्य था। उसकी इच्छा थी कि वह प्रतिदिन किसी नवीन ग्रंथ का स्वाध्याय किया करे। अतः वह राज्य के महाकवि रैधु से निवेदन करता है, हे सरस्वती निलय, शयनासन, हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, चमर, सुंदर रानियाँ, रथ, सेना, चांदी, सोना, धन धान्य, भवन, संपत्ति, कोष, नगर, ग्राम, बंधु बांधव, संतान, पुत्र, भाई आदि सभी मुझे उपलब्ध हैं। सौभाग्य से किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री की कमी मुझे नहीं है, किंतु इतना सब होने पर भी मुझे एक वस्तु का भाव सदा खटकता रहता है, और वह यह है कि मेरे पास काव्य रूप की एक भी सुंदर मणि नहीं है। इसके बिना मेरा सारा अतुल वैभव फीका फीका रहता है। हे काव्य रत्नाकर, आप तो मेरे स्नेही बाल मित्र हैं, अतः मेरे हृदय की गांठ खोलकर आपसे सच सच कहता हूँ, कृपा कर मेरे निमित्त एक काव्य रचना कर मुझे अनुग्रहित कीजिए। नहीं, एक 2 पन्ने 3 पन्ने हो रहे हैं। 3.5 पन्ने हैं, छोड़ दें। पढ़े इसके बारे में
इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था तो हमारे टीचर हमको कहा करते थे कि देखो, जो ग्रंथ छप चुके हैं उन पर तो काम बहुत हो चुका है, लेकिन जो हाथ की लिखी हुई ग्रंथ हैं, हमारे महान आचार्यों ने जंगल में बटवृक्ष के नीचे बैठ करके उन ग्रंथों को लिखा था ताड़ पत्रों पर, और वो नष्ट हो जाएंगे अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी। इसलिए अच्छा है कि उनको सुरक्षित रखो, उनकी प्रतिलिपि करो, और कल का जो प्रेस की व्यवस्था चल चुकी है इसमें प्रेस में छपाओ। तो उसी का फल ये जोड़ी पाहुड़ है जिसका मैंने संपादन किया। श्रीवाल चरयू है, पासना चरयू है, मेरी करीब दिखाइए ऐसे इधर तो। मेरे पास मेरी द्वारा संपादित पांडुलिपियाँ हैं जो मुझे गुजरात और राजस्थान के शास्त्र भंडारों से उपलब्ध हुई थी। उपलब्ध करना बहुत आसान नहीं था, बार बार हाथ जोड़ करके कहना पड़ता था, विश्वास दिलाना पड़ता था कि भाई मैं अपना काम करके पढ़ करके तुरंत वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि पूरा ग्रंथ है, पूरी पांडुलिपि एक साथ नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी, पूर्वार्ध अंश ले जाइए, उसका काम कीजिए और उसको वापस कीजिए, तब बाकी का मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैंने गुजरात और राजस्थान में घूम घूम करके कष्ट उठाए, पांडुलिपियाँ उपलब्ध की। उन्हीं में से करीब 15-16 पांडुलिपियाँ का मैंने अध्ययन किया, संपादन किया। उसमें से एक पांडुलिपि है जोड़ी पाहुड़। बोलना हो जोड़ी पाहुड़ आचार्य धरसेन, जो कि गिरनार की चंद्र गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे, उनके लिए ये पांडुलिपि कहीं से उपलब्ध हुई, उनके शिष्यों ने उपलब्ध कराई। वो पढ़ करके बड़े ताजुब करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि इतने अच्छे ग्रंथ हमारे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उनको दीमक खा जाएगी, उनका छपना चाहिए। तो इतना होने के बाद गुजरात और राजस्थान के लोगों ने आर्य मिन्नत करके उन पांडुलिपियों को अपने यहाँ एकत्रित किया, और मैंने घूमा घामी करके कुछ पांडुलिपियों को एकत्रित किया। उसमें से एक पांडुलिपि थी जोड़ी पाहुड़। योनि पाहुड़ माने होता प्रावृत, उपहार, गिफ्ट, अर्थात जो 84 योनियों में जीव भटकता रहता है, 84 योनियों में उनको सुखी जीवन बनाने के लिए ये पाहुड़ अर्थात ग्रंथ उपहार के रूप में दिया जा रहा है। तो ये पांडुलिपि मुझे उपलब्ध हुई, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुई, लेकिन खैर उसकी कहानी कहना ठीक नहीं है। तो मिली मुझे, वो 2000 वर्ष पुरानी है और प्राकृत में है, और इसका मैंने संपादन अनुवाद फॉर द फर्स्ट टाइम किया है, प्रथम बार उसका प्रकाशन हुआ है। तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि लोग जान करके भी और उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। उपन्यास कहानियों को छोड़ करके ये साहित्यिक काम कौन पढ़ेगा, नहीं खरीदने को तैयार हुए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, वो खरीदे या नहीं खरीदे, मैं इस काम को करता रहा हूँ। और मुझे श्री वालचरयू नाम की एक पांडुलिपि मिली, श्री वालचरयू नाम की एक पांडुलिपि मिली।
तो इसका जीवन चरित्र पढ़ करके मैं गदगद हो गया। श्रीपाल नाम का एक व्यक्ति था, कैसे कैसे देश विदेश में भटकता रहा। जहाज से जा रहा था, जहाज समुद्र में फट गया तो बेचारा तैर तैर करके किनारे पहुंच पाया और किसी तरह से वो सुरक्षित रह पाया, वापस आया। तो यही कहानी इसमें है, बहुत बहुत रोचक कहानी है। एक पांडुलिपि है मेरी, पासनाएं चरियू। ये 13वीं शताब्दी की रचना है। 13वीं शताब्दी में एक कवि हुआ है हरियाणा का, बुद्ध श्रीधर। बुद्ध श्रीधर, तो बुद्ध श्रीधर का नाम तो मैंने सुन रखा था, इतिहास में भी पढ़ा था, लेकिन पांडुलिपि मुझे उसकी नहीं मिली। लेकिन हरियाणा से किसी तरह की पांडुलिपि मुझे उपलब्ध हुई और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसकी प्रतिलिपि की और संपादन किया, अनुवाद किया, समीक्षात्मक टिप्पणी मैंने लिखी और फिर ये पाठकों के हाथ में आया। मेरी ये सर्वप्रथम रचना है रईदू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन। महाकवि रईदू की कई रचनाएं मुझे मिली, लेकिन वो छपी नहीं थी, तो मुझे किसी तरह से उपलब्ध हो गई। उन रचनाओं को लेकर के मैंने मूल्यांकन किया, उनका समीक्षात्मक अध्ययन किया। बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए मैंने थीसिस के रूप में इसको सबमिट किया, यहाँ के लोगों ने छापा और बाद में डॉक्टर हीरालाल जैन जब वैज्ञानिक आए, उनसे चर्चा की तो उन्होंने इसके छपने की व्यवस्था की और एक ग्रंथ छपा हमारा। ये महाकवि रईदू का साहित्य पढ़ करके हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार के बुजुर्ग थे और हमारी जो नई परंपरा चल रही है हमको सब उसी श्रेणी में आते हैं। इतना अच्छा कवि था ये। एक ग्वालियर के तोमरवंशी राजा थे डूंगर सिंह, उनके राज्य में इसने सम्मान प्राप्त किया। उसके राजमहल में इसने स्थान प्राप्त किया रहने के लिए, सब सुविधाएं प्राप्त हुई और वहाँ बैठ कर के साहित्य रचना की। तो उसी का ये अभी हाल में मुझे एक पांडुलिपि मिली थी, रसपुत्र बाहुबली चरियू। अकेला बाहुबली चरित्र हमको नाम लिखना था इसका, लेकिन हमने सोचा कि बाहुबली लिखेंगे तो लोग हनुमान जी समझ लेंगे, जयनेतर समझ लेंगे, तो ऋषभपुत्र हमको जोड़ना पड़ा। उसका संपादन अनुवाद और फर्स्ट टाइम मैंने किया। भारतीय ज्ञानपीठ से मेरे पास सूचना है कि बहुत पॉपुलर हो गया है ग्रंथ, इसके बहुत माने ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जी कुन भारती के संस्थापक अधिष्ठाता थे और विद्वानों को बहुत प्यार करते थे। उनमें से मैं भी था सौभाग्यशाली। मैं उस समय प्रोफेसरी का काम करता था, तो 1990 में इनसे मैंने कुन भारती में बैठ की, तो उन्होंने कहा कि ज्वाइन कीजिए हमारी कुन भारती, तब यहाँ से छुट्टी लेके वापस जाइए। तो मैंने कहा कि महाराज अभी मेरी 3 साल की सर्विस बाकी है और उसके बाद में मुझे प्रोविडेंट फंड में PF वगैरह मुझे मिलेगा,
तो वो मारा जाएगा अगर अभी आ जाएंगे, उसको जब मुझे मिल जाएगा तो मिले, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे बच्चियाँ सबको पढ़ना लिखा है, उनकी सबकी शादी करना है, इसलिए अभी माफ़ कीजिए, बाद में मैं आऊँगा। तो उन्होंने मुझे शाल उड़ा करके प्रतिज्ञा कराई, वो शाल अभी भी मेरे पास है, मैं कम ओढ़ता हूँ, सिरहाने ज़्यादा रखता हूँ। तो उनके आदेश से मैंने इस पुस्तक को तैयार किया था। ये पांडुलिपि की मैंने जो चर्चा की है, पांडुलिपियों का ये रूप होता है, इस तरह की होती है। इनको अगर जो नया व्यक्ति है, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो पढ़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये सबसे पहली बात ये है कि लिखने की स्टाइल ये थी, गद्य है या पद्य है ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लगातार इसको लिखते, पद्यों को भी इसी तरह से लिखते थे। शुरू शुरू में लगता था कि जैसे गद्य हो ये, लेकिन सब पद्य हैं ये। तो हमने और इन्होंने मिल कर के दिन रात घोर परिश्रम किया इसकी प्रतिलिपि की। डॉक्टर श्रीमती विद्यावती जैन प्रोफेसर डॉक्टर रह चुकी हैं, प्रोफेसर थी ये। तो पांडुलिपि ये महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, पांडुलिपियों पर जो आपका अध्ययन करने का विचार आया, हाँ, वो क्यों आया? उसका कारण ये है कि बनारस यूनिवर्सिटी में मैं विद्यार्थी था, तो हमारे एक पंडित बलदेव उपाध्याय थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे, लेकिन पांडुलिपियों के भी ज्ञाता थे। तो उनको बड़ा दुख रहता था कि पांडुलिपियों पर काम करने वाला कोई विद्यार्थी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे चेहरा देख करके उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपके चेहरे पर लिखा हुआ है कि पांडुलिपियों पर आप काम करेंगे, तो पांडुलिपियों पर काम करना है। तो मैंने कहा कि सर, पांडुलिपि क्या चीज़ होती है मैं जानता ही नहीं हूँ। तो उनके पास एक पांडुलिपि थी, बताया उन्होंने, खोल खोल के बताया कि देखो इस तरह की होती है, इसके पढ़ने में दिक्कत होती है ज़रूर, लेकिन इस काम को करोगे तो देश विदेश में तुम्हारा नाम फैल जाएगा, भारत सरकार और प्रांतीय सरकार तुमको इनाम देगी, भारतीय ज्ञानपीठ भी तुमको एक पुरस्कार दे सकती है। मैं गरीब आदमी था, तो जब पुरस्कार की बात सुनी तो मैं तैयार हो गया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। यद्यपि समस्या बहुत रहती थी, तकलीफ बहुत होती थी। ये डॉक्टर विद्यावती भी मेरे साथ रहती थी, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम लोग काम करते थे। तो अभ्यास करते करते वो कुछ सफलता मिली तो काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये रैदू की पांडुलिपियाँ हमको मिली। रैदू की पांडुलिपियाँ हमको मिली। तो रैदू की विशेषता ये थी कि हर चैप्टर के प्रारंभ में एक पुष्पिका लिखी रहती 4 पंक्ति की। उसमें लिखा रहता है कि कवि ने इस ग्रंथ की रचना किसकी प्रेरणा से की, और अंत में एक प्रशस्ति रहती है। उसमें प्रशस्ति का किन किन लोगों ने सहायता की कवि की, उसमें पूरा का पूरा वर्णन आता है। तो उसको पढ़ करके मुझे बड़ा आनंद आया और मैं सोचने लगा कि ग्रंथ का महत्व तो है ही, लेकिन इसमें जो पुष्पिकाएँ और प्रशस्तियाँ हैं, इससे तत्कालीन
सामाजिक इतिहास की तैयारी हो सकती है। सामाजिक इतिहास की तैयारी होती है। धन्ना सेठ होते थे, वो किस किस प्रकार से कवियों की मदद करते थे और कवियों को प्रेरित करते थे और कवियों से प्रेरित होकर के उस ग्रंथ को लिखते थे। और रईसो के जितने ग्रंथ हैं अधिकांश इसी प्रकार के ग्रंथ हैं, उन्होंने लिखा गया। ये अभी आपने नट्टल साहू का नाम लिया था, कुछ इनके बारे में बताइए। हाँ, नट्टल साहू का नाम इसलिए बताया कि मैंने उन अल्लड़ साहू, हाँ, बुद्ध श्रीधर, बुद्ध श्रीधर नाम के कवि थे। वो दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे। देहात के रहने वाले थे। हरियाणा से यमुना पार करके और दिल्ली आए थे। यहाँ की सड़कें देख करके, यहाँ के ऊंचे ऊंचे मकान देख करके बहुत प्रसन्न हुए और चारों तरफ देखते हुए जब जा रहे थे तो एक कवि विभूत श्रीधर उनको मिला। तो विभूत श्रीधर हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन दिल्ली घूमने के लिए आया था। तो उसने देखा कि ये व्यक्ति बड़े उत्सुक होकर के महल मकानों को देख रहा है, सड़कों को देख रहा है, आने जाने वाले आदमियों को चेहरे देख रहा है। तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर दोनों की बातचीत हुई। उसने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो उसने कहा यमुना पार करके, यमुना नगर पार करके हरियाणा से आया हूँ। आप कौन हैं? तो उसने कहा अरे भाई मैं तो कवि हूँ, लेकिन यहाँ घूम रहा हूँ। अच्छा, घूम रहे हैं? आपने नट्टल साहू का नाम सुना है? तो उसने कहा नहीं, नट्टल का तो नाम मैंने नहीं सुना। कौन है ये? तो उसने कहा कि बड़े भारी धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं, वैभव संपन्न है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं इनकी। तो कवि ने सीधा कह दिया नहीं, मैं सेठों से नहीं मिलता, क्योंकि सेठ लोग कवियों का अपमान करते हैं, बैठने नहीं देते हैं, निकाल देते हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अरे आपने कई सेठों को देखा हो, लेकिन नट्टल साहू को आप देख लिए, ये कितना भद्र व्यक्ति है, आपको आदर सम्मान देगा, आपका यश मानेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। तो जैसे ही सामने पहुंचा नट्टल साहू के मकान के सामने, तो वो सामने गद्दी पे बैठे हुए थे, दरवाजे के बाहर देखा करते थे, आदमी आते जाते रहते थे, उनको देखा करता था। तो जब ये कभी पहुंचा तो ये तो बहुत दुखी होकर के गया था कि हमको सम्मान नहीं मिलेगा, हमको बुलाएगा नहीं। फिर जैसे दरवाजे के सामने पहुंचा तो बेचारा वो गद्दी पे बैठा हुआ था सेठ नट्टल, वो सामने आ गया। बोले आप कौन है? मैं एक कवि हूँ। तो कवि है? अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। ले गया, अपने साथ बिठाया। वो तो दूर बैठ रहा था डर के मारे, लेकिन बगल में बिठाया। वो कहा कि देखिए, आपके चेहरे से मालूम पड़ता है कि आप बहुत थके मांदे हैं, पसीना पसीना आप हो रहे हैं। आपसे सबसे पहले स्नान कीजिए, आपको मैं नए कपड़े देता हूँ, आप उनको पहनिए। उसके बाद में भोजन कीजिए गर्मा गर्म, उसके बाद में अपन बात करेंगे। प्रसन्न हो गया बेचारा कवि। तो ऐसे हुआ कि उसने नहाया धोया, ताजा खाना खाया। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब आइए बैठिए मेरे बगल में। बगल में बैठ गया। फिर बातचीत हुई उनकी, बातचीत हुई तो
पूछने लगा, आप क्या करते हैं? तो कहा, मैं कवि हूँ, लिखता पढ़ता हूँ। अच्छा, तो ऐसा कीजिए कि आपको अपने भवन में एक कमरा दे देता हूँ, उस कमरे में आप रहिए, सब साधन सुविधाएं जुटा दूंगा मैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और मेरे पास जो किताबें हैं, वो किताबें मैं आपको दे दूंगा, आप अपने पास रखिए और आप अपनी साहित्य साधना कीजिए। उसने साहित्य साधना की। आदिनाथ का जैन मंदिर बनवा, परिचय किया तो उसने पूछा, आपने क्या किया है? तो उसने कहा कि मैं कवियों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और यहाँ मैंने एक नाभेय मंदिर बनाया है। नाभेय मंदिर माने आदिनाथ का मंदिर बनवाया है। आदिनाथ के ऋषभदेव के पिता का नाम नाभि था, तो नाभेय मंदिर हमने बनवाया है। ओह, ये बात है। और उसके सामने, मंदिर के सामने मैंने मानस्तंभ बनवाया है। तो देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद मैं सम्मान दे करके उसको विदा किया। अब कुछ समय के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जानते होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य हो गया वहाँ। तो उसका काम था कि मंदिरों को तहस नहस करना। मंदिरों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अब मानस्तंभ जो बना हुआ था, मानस्तंभ बना हुआ था, उस मानस्तंभ को भी उसने उसके ऊपर शेर बना हुआ था और मूर्ति बनी हुई थी महावीर की। तो उसके लिए उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका कहा कि अरे ये तो संप्रदायवादियों का है, इसको नहीं रहना चाहिए। तो मानस्तंभ तोड़ दिया उसने, मूर्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और कुतुब मीनार जो मानस्तंभ था उसको कुतुब मीनार बना दिया। अपनी 2-4 फोटोएं लगा दी उसमें। तो वो चलता रहा, वो तो अभी तक चलता रहा। कुतुब मीनार अभी भी है। तो इस तरह का काम इन लोगों ने किया। अभी आपने बताया था कि ये 3.5 पेज कुछ आपके रह गए हैं। 3.5 पेज अभी आपके कुछ रह गए हैं। हाँ। जो आप लिख के तैयार करके लाए हैं, वो प्लीज सुनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सुनने की जिज्ञासा है। अच्छा, ये हाँ हाँ, ये रोचक तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सुनाइए जो आप बताना चाह रहे थे। हाँ हाँ, ठहर जाओ, यही पढ़ने दो। कवियों के लिए सार्वजनिक सम्मान। कवियों के लिए सार्वजनिक सम्मान दिया जाता था। हाथी की सवारी दी जाती थी, बैंड बाजा बजाते हुए हाथी पर बैठे हुए उनको शहर की परिक्रमा कराई जाती थी। अच्छा, पांडुलिपियों के प्रतिलिपि कार्य। पांडुलिपियाँ जो थी उनको लेख कौन लिखे, उनकी नकल कौन करेगा, तो उसके लिए भी कुछ लोग निश्चित रहते थे। वो निरंतर इनको लिखा करते थे, नकल किया करते थे। तो उसी की एक घटना है। 15वीं-16वीं सदी की पांडुलिपियों की प्रशस्तियों को देखकर यह प्रतीत होता है कि समाज के नेताओं एवं कवियों को यह चिंता रहा करती थी कि पिछली सदियों में मौसमी प्रभावों, आक्रांताओं अथवा विद्वेषियों द्वारा जनवाणी की जो अपूर्व क्षति की गई है, उसे कैसे पूर्ण किया जाए।
यही कारण है कि उस समय के भट्टारक स्वयं तो साहित्य अध्ययन करते ही थे, लेखकों को भी आश्रय दान देकर प्रशिक्षित और प्रेरित किया करते थे। उनसे भी ग्रंथों का अध्ययन कराते थे, प्रणयन कराते थे। प्रतिलिपिकारों को भी सभी सुविधाएं प्रदान कर उनसे प्रतिलिपिकारी कराते थे। उत्तर भारत में यह परंपरा अनेक स्थानों पर मिलती है। श्रवण गुरुकुल के भट्टारक के यहाँ ये परंपरा बहुत देर तक चली। मुझे इसीलिए सम्मान दिया उन्होंने कि मैंने स्वयं इस काम को किया और मैंने कुछ लोगों को तैयार किया जो कि ऐसा काम करते थे। भट्टारक जी अभी भी सम्मान करने को तैयार रहते हैं मेरा। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, महाकवि पुष्पदंत के महापुराण की प्रशस्ति में स्पष्ट कहा गया है कि महामान्य भरत और नन्द के राजमहल में साहित्यकारों के साथ साथ प्रतिलिपिकार भी प्रतिलिपियों का कार्य करते रहते हैं। महाकवि रविदू के ने ग्रंथ प्रणेता एवं ग्रंथ के प्रतिलिपिक को समकक्ष स्थान दिया है। उन्होंने अपनी कृति में ग्रंथ प्रतिलिपि के निमित्त आर्थिक अनुदान देने की प्रवृत्तियां भी शास्त्रदान के अंतर्गत माना है। माना जो नकल करने वाले हैं, प्रतिलिपि करने वाले हैं, तो उनको सम्मानित किया गया है, उनको लेखक के समान माना गया है और उनको आर्थिक अनुदान दिया जाता था। अब पांडुलिपियों की सुरक्षा की बात है, ये पढ़ें। जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, काल के दुष्प्रभाव से सहस्रों की संख्या में हमारी पांडुलिपियों को पहले ही नष्ट भ्रष्ट हो गई, पांडुलिपियाँ पहले ही नष्ट हो गई या विदेशों में ले जाएंगे। जो हेमसांग, फाहियान, मेगास्थनीज वगैरह बाहर के लोग आए ना, ईस्ट सिंह, तो ये क्या करते थे, पांडुलिपियाँ बांध करके ले जाते थे। अर्धमागधी आगम साहित्य जो 12 खंडों में है, वो उसका मूल भाग भारत में उपलब्ध नहीं है। वो कहाँ गया? तो चाइना में एक सज्जन गए भारत के, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने आकर के बताया कि अरे आप कहते हैं कि आगम साहित्य आपका गुम गया, चीन में जाकर के देखिए सब सुरक्षित है। अगर आप में ताकत हो तो उनसे वापस लीजिए, लेकिन चाइना उनको अपनी निधि मानता है, इसे सुरक्षित रखे हुए है। हाँ, ये तो फिर सुझाव दिए हैं कुछ। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि पांडुलिपियाँ तो हमारे देश की, समाज की अमूल्य धरोहर है, निधि है। इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। उसको दीमक न खा जाए, उसमें कीड़े न लग जाएं, कोई उठा करके न ले जाए, नष्ट भ्रष्ट न कर दे, जैसा कि मुसलमानों ने किया। प्रोफेसर साहब, निसंदेह हाँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके पूरे इस जो व्याख्यान आपने किया है उसको मैं सुन पाया। अच्छा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जैसी जो नई पीढ़ी है, हाँ, जो नए लोग हैं, हाँ, उनको आप पांडुलिपि, जो आपको इतनी पैशन है, जिसके बारे में जितना पैशनेट हो रखे हैं, आप कर्मठ योगी हैं, आप पूरी जिंदगी आपने न्यौछावर कर दी इन पूरे ताम्रपत्रों को किताबों के रूप में, पन्नों में पलट के, बदल के अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो नए लोग हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं,
उनको आप पांडुलिपि के बारे में क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये। इसके विषय में कहना चाहता हूँ कि माता पिता अगर संवेदनशील होंगे तो बच्चों को भी ऐसा संस्कार मिलेगा। माता पिता अगर बच्चों को समझाएंगे कि पांडुलिपि हमारे आचार्यों ने तैयार की, पांडुलिपि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए और उससे तुम्हारे संस्कार अच्छे बनेंगे, बुद्धि अच्छी बनेगी, ये सब करना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा। पहले तो गुरुकुल थे, गुरुकुलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब गुरुकुल बंद हो गए, पाठशालाएं बंद हो गई। मुनि लोगों में वो विचार नहीं रहा ऐसा, अपने बस गप्पों में व्यस्त रहते हैं। कहना नहीं चाहिए, पाप लगता है, लेकिन मैं जाकर के मुनियों को देखता हूँ तो गप्पे लगाने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे सीखें, कहाँ से सीखें? इसके लिए गुरुकुल का खोला जाना बहुत जरूरी है। ग्रामों में पाठशाला होना जरूरी है। बच्चों को कंपलसरी कर दें, माता पिता को कंपलसरी कर देना चाहिए कि बच्चों को वहाँ भेजें, पढ़ाई लिखाएं। सुयोग चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति करें, तभी काम हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी के दोनों पुत्र डॉक्टर अनेकांत जी एवं डॉक्टर अरिहंत जिस प्रकार से पागत भाषा एवं प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर के माध्यम से प्राकृत को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, एवं साथ ही श्रुत पंचमी के उपलब्ध में ये जो लाइव प्राकृत व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश के वरिष्ठ और मूर्धन्य प्राकृत विद्वानों के प्राकृत विषयक व्याख्यान हो रहे हैं, उस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे एवं आशीर्वाद देना चाहेंगे? ये डॉक्टर विद्यावती जैन से हम लोग सुनना चाहेंगे। डॉक्टर अनेकांत जी एवं डॉक्टर अरिहंत जी दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य को बहुत आनंद देने वाला है, हम लोग सभी लोगों की प्रगति को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, सुखद कार्य है, और इन्हें करते रहना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों को जो पीछे पड़ गए हैं उनको भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और सभी लोग आगे बढ़ते रहें। आपके दो शब्द डॉक्टर अनेकांत जी और डॉक्टर अरिहंत जी जो इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग डॉक्टर साहब आपसे सुनना चाहेंगे। अनेकांत जी और अनंत जी, वो बहुत अच्छी बात है। ये बात यह है कि उनके माता पिता फूलचंद प्रेमी और उनकी पत्नी दोनों संस्कारवान थे, इसलिए उन अपने पुत्रों को भी उन्होंने संस्कारवान बनाने का प्रयत्न किया, और कभी कभी उनको आदेश दे करके भी काम करने का काम किया। वो जो काम करते थे लिखने पढ़ने का जनवाणी संबंधी, उसमें इन लोगों की मदद भी लेते थे, इससे भी उनको प्रेरणा मिलती थी कि उनको भी ऐसा काम करना चाहिए। अच्छा, पहले विद्वानों को पुरस्कार मिला करते थे, विद्वत परिषद से, शास्त्रीय परिषद से या समाज से, लेकिन आजकल वो सब बंद हो गया है। पहले मिलती थी तो उससे जो नई पीढ़ी है उनको बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, जिससे कि हम वो काम हो, लेकिन वो सब बंद हो गया। इसलिए प्रेरणा देने वाले तत्व जितने हैं समाप्त हो गए। तो अब जो नई पीढ़ी इस तरह से आगे आ रही है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सम्मान करना चाहिए, नई पीढ़ी को प्रेरणा देना चाहिए, और
अगर संभव हो तो उनके कामों को देख करके पुरस्कृत किया जाए, जिससे कि जैसे कि पूजन प्रेमी के बच्चों के ऐसा डॉक्टर रविकांत जी और डॉक्टर रंग। तो पुरस्कार बहुत प्रोत्साहन देती है। मुझे पुरस्कार मिला था, उस समय मैं धवलगिरी के मकान में रहता था। तो एकाएक मेरे पास सूचना आई गुवाहाटी से, दीपचंद पांड्या नाम के आरा में दीपचंद पांड्या का फोन गया मेरे पास कि आपको, आपके कामों को देख करके, आपकी प्रशंसा सुन करके मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। 1973 में पुरस्कार मिला था इनको। फिर 1974 में वीर निर्माण भारती ने पुरस्कार दिया और इतिहास रत्न की उपाधि भी दी इनको। 2,500 का पुरस्कार दिया, स्वर्ण पत्र दिया और क्या कहते हैं प्रशस्ति पत्र दिया। तो बहुत सम्मान भी किया। उससे हमको भी प्रोत्साहन मिला, हमारे भी उत्साह बढ़ गया। तो देखो लोग हमारी प्रशंसा करने वाले हैं। आजकल डॉक्टर साहब को 14 पुरस्कार मिल चुके हैं और श्रवण दूल्हा से तो 1.5 लाख का पुरस्कार मिला, इंटरनेशनल पुरस्कार मिला श्रवण। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और जो हमारे समाज के लिए, हमारे नई पीढ़ी के लोगों में आपने जो स्फूर्ति, जो नई चेतना जगाई है, और आपके इस वचन से मुझे लगता है कि ये जरूर जागृत होगी उनमें ये भावना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जैसे देश के जाने माने प्राकृत के वरिष्ठतम विद्वान ने आज अपने दीर्घकालीन कार्यों के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। निश्चित ही आपका ये लाइव उद्बोधन नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, ताकि हम अपने पूर्वजों की इस थाती को संभालने में सक्षम बन सके। आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित किया है। मैं साथ ही अपने दर्शक वर्ग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरी तन्मयता के साथ इस लाइव व्याख्यान को सुना है, समझा है और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा भी मिली है। चूंकि ये व्याख्यान का क्रम आगे भी जारी रहेगा, इसलिए इस लाइव व्याख्यान से जुड़ने के लिए कृपया आप सभी लोग इस पेज को लाइक करें और इस पेज से जुड़ें। अगर किसी व्यस्तता के कारण आप इन व्याख्यानों को लाइव ना भी सुन पाएं, तो भी पुनः इस पेज पर आकर आप सभी व्याख्यान को, सभी विद्वानों के व्याख्यान को पुनः सुन सकते हैं। ये क्रम यूं ही जारी रहेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे एक विशेष विद्वान के साथ, एक विशिष्ट विद्वान के साथ और एक विशेष और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमो जिराणम।